हेलो एवरीवन, दिस इज सुशांत ठाकुर एंड आज की वीडियो हम बात करेंगे यार मरीन इंजीनियरिंग के बारे में। तो कुछ बच्चे ने बोला यार कि भैया इसके अलॉटमेंट शेड्यूल एंड इसके प्रोसेस को आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा एक वीडियो में, राइट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले यार कि मरीन इंजीनियरिंग कोर्स आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव बात करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी शेड्यूल क्या रहेगी काउंसलिंग की, जो कि स्टार्ट हो चुकी है बट बच्चों ने बाद में बोला मुझे, राइट। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि इनका जो इन्फॉर्मेशन आया है मरीन इंजीनियरिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझो यार, जैसे मरीन इंजीनियरिंग कोर्स जो है, अगर आप केरला में देखो तो बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और कोचीन यूनिवर्सिटी आपका उनमें से एक है, ठीक है। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली 2-3 ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो कोर्स काफ़ी अच्छा है बट इसके कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स है, राइट। तो सबसे पहली बात यार कि आपका इंटरेस्ट सबसे पहला फैक्टर होना चाहिए, मैटर ये करता है, क्योंकि मरीन इंजीनियरिंग कोर्स हर कोई नहीं कर पाते, बहुत हार्ड लाइफ, बहुत टफ लाइफ होती है आगे। आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो आपकी लाइफ होगी वो बहुत टफ लाइफ होगी, तो ये सब आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि कॉलेज की फ़ी बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है, अप्रॉक्स 10 लाख फी लगेगी। एंड एट द एंड आपको जब जॉब मिलती है वो एवरेज आप मान लो 5-6 लाख 7 लाख रुपए की जॉब मिलती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी कंसिडर करना चाहिए, राइट। तो ये सारा कुछ है, अदरवाइज लाइफ बहुत सही होती है मरीन इंजीनियरिंग की। आप देख सकते हो, आप नेवल आर्किटेक्चर भी ले रहे हो तो उसमें क्या होगा, शिप डिजाइन करोगे, शिप बिल्ड करना होगा। मरीन इंजीनियरिंग क्या है कि शिप का देखभाल करना, राइट। उस पर जो काम होते हैं ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सारे का काम आप देखते हो, ठीक है। आप शिप से रिलेटेड जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट होंगे, राइट, वो आपके अंडर में आएगा, शिप के बिल्डिंग से रिलेटेड, उसके टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड, राइट। तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपको एकदम माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि आपकी जो लाइफ होने वाली है वो थोड़ी टफ होगी, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप जा सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं यार कि इसकी अलॉटमेंट शेड्यूल क्या रहेगी। तो देखो यार, 15 से स्टार्ट हो चुकी है इसकी काउंसलिंग प्रोसेस। तो पहला चीज क्या था कि सबसे पहले आपको अपनी आई फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट अपलोड करना था, ठीक है। तो जो बच्चे ये सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वही एलिजिबल होंगे आपके इसके काउंसलिंग के सब्सिक्वेंट राउंड के लिए, ठीक है। तो इसकी जो एंड डेट है सर्टिफिकेट अपलोड करने की, वो आपका 19 अक्टूबर दिया गया था, ठीक है। तो वो भी खत्म हो चुका है, एंड डेट ऑफ फिजिकल एंड आई फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोडिंग, राइट। आफ्टर देन, और ये किन बच्चों के लिए होगा, तो देखो मरीन इंजीनियरिंग में 320 लास्ट रैंक आपको 320 तक दी गई है, ठीक है। तो वही बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। उसके बाद क्या है कि जिन बच्चों ने ये सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, फिजिकल एंड आई फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, उन बच्चों को अब ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो वो कब से स्टार्ट हो रही है, 20 से स्टार्ट हो रही है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग जिन बच्चों ने आई फिटनेस अपलोड कर दिया एंड फर्स्ट अलॉटमेंट, और बाकी जो सर्टिफिकेट है एक्सेप्ट फिजिकल आई फिटनेस वाला, उसको छोड़ के बाकी सर्टिफिकेट अपलोड करने का डेट स्टार्ट हो गया 28 से, ठीक है। फर्स्ट अलॉटमेंट भी एंड ये भी, ठीक है। तो इस प्रोसेस का जो एंड डेट दिया गया वो आपको 22 दिया गया, 2 दिन का टाइम दिया गया था, ठीक है। तो एंड ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेट अपलोडिंग अदर देन फिजिकल एंड आई फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ऑनलाइन फी लिमिटेड फॉर फर्स्ट अलॉटमेंट। तो फर्स्ट अलॉटमेंट जो आई आपका, उसका ऑनलाइन फी पे करने का लास्ट डेट जो था वो आपको 22 दिया गया था। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है यार कि ऑनलाइन पेमेंट जो करना है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ NEFT एंड RTGS मोड से करना है, ठीक है। आप SBI कलेक्ट के थ्रू नहीं कर सकते हो, बाकी कोई भी मोड आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। वही है कि बीटेक मरीन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस मोड से ही पैसे पे करने हैं, ठीक है। ये चीज एक हो गया। उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट एंड कमिटमेंट, सेकेंड अलॉटमेंट कमिटमेंट ऑनलाइन फिट सर्टिफिकेट अपलोडिंग, ये जो डेट है वो आपको 23 से स्टार्ट हो रही है एंड इसका जो लास्ट डेट है वो आपको 28 को दिया गया है, ठीक है। तो इतना चीज तो हमें समझ में आ गया, राइट। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे मरीन इंजीनियरिंग के, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिन बच्चों का मरीन इंजीनियरिंग की रैंक लिस्ट दी गई है, ठीक है, वही बच्चे एलिजिबल होंगे इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपियर होने के लिए, राइट। पहला चीज तो ये हो गया कि आपकी अगर मरीन इंजीनियरिंग की रैंक आई है तो ही आप एलिजिबल होंगे, राइट। उसके बाद अगर मान लो कि आपका अलॉटमेंट मरीन किसी बीटेक प्रोग्राम में ऑलरेडी हो चुका है यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एंड आपको फिर ये कोर्स भी अलॉट हो रहा है, मरीन इंजीनियरिंग का भी कोर्स अलॉट हो रहा है, उस केस में आपकी ये रह जाएगी मरीन इंजीनियरिंग, अगर आपको मरीन लेना है तो ये रह जाएगी, और बाकी जो कोर्सेज आपको अलॉट हुआ था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। वही आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद है
कि सारे कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनका रैंक आया है मरीन इंजीनियर में, उनको एक सबसे पहला फिजिकल एंड आई फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और वो किससे अप्रूव होना चाहिए? तो डीजी शिपिंग अप्रूव मेडिकल ऑफिसर, इनसे अप्रूव हुआ होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ऑलराइट, उसके बाद है कि ये जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनका लिस्ट आपको इस वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देख लो और उनसे आप बनवा सकते हो। एंड बनवा लेना चाहिए था, सॉरी। उसके बाद है कैंडिडेट इंक्लूडेड द रैंक मेंशन्ड इन द शेड्यूल हैव नॉट अपलोडेड द फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर मान लो कि आपने फिजिकल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, उस केस में आपकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी और आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यही यहाँ पे बताया जा रहा था। आफ्टर देन क्या है कि आपकी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट किस मोड से होगा? नेफ्ट या फिर आरटीजीएस मोड से, बिफोर द स्टिपुलेशन लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी, राइट। उसके बाद ये पॉइंट कहता है कि अगर मान लो इन केस आप किसी कारणवश आप फी पेमेंट नहीं कर पाते हो, उस केस में आपकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी और आप सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये एक पॉइंट है कि आप अगर मान लो इसमें मिस कर गए तो आप स्पॉट में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अब सवाल है कि ठीक है, बट भैया पेमेंट कैसे करेंगे, राइट। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना है, और प्रोफाइल में लॉगिन आप इस वेबसाइट से करते हो जो कि आप अभी तक कर चुके हो, राइट, अपने यूजर नेम एंड ईमेल आईडी डाल के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हम सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे। आफ्टर देन जितने भी सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दिए, उसके बाद आता है फी पेमेंट का प्रोसेस। उसमें क्या है? तो द पेमेंट हैज बीन मेड ओनली थ्रू नेफ्ट या फिर आरटीजीएस मोड एंड स्टूडेंट आर डायरेक्टेड नॉट टू यूज एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा और फिर से जब आप लॉग इन करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको यूटीआर नंबर, रिमीटर्स, अकाउंट नंबर एंड रिमीटर्स नेम, ये सारे आपको डालने पड़ेंगे। कि अगर मान लो इनिशियली पेमेंट आपने जो करा है तो उसका डिटेल ट्रांजेक्शन का वो आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद है कि किस अकाउंट पे पैसे भेजना है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है आपको अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो ये जो आपका अकाउंट डिटेल्स है, यहाँ पे आपको पैसे पे करने हैं। तो अकाउंट नंबर क्या रहेगा आपका, वो यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद अकाउंट नेम क्या हो गया? कोचिंग यूनिवर्सिटी के नाम से ही है। ठीक है, और आईएफएससी कोड यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर आपका बैंक का नेम पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और ब्रांच कहाँ का है? थ्रिक्कारा एर्नाकुलम का है। ठीक है, ये समझ में हमें आ रहा है। ऑलराइट, अब सवाल है कि ठीक है भैया पेमेंट हमने कर दिया, अब ऑनलाइन अलॉटमेंट में सर्टिफिकेट क्या क्या हमें अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो, द एप्लीकेशन टू वेरियस प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी शैल इनवेरिएबली अपलोड गुड क्वालिटी स्कैन कॉपी ऑफ। तो अच्छे से स्कैन करना। ठीक है, अगर मोबाइल से कर रहे हो तो कैम स्कैनर, टैप स्कैनर, ये सब यूज कर सकते हो। ठीक है, कैम स्कैनर तो अभी है नहीं, तो टैप स्कैनर आप यूज कर सकते हो। एडोबी का सॉफ्टवेयर आता है वो यूज कर सकते हो। स्कैन बहुत अच्छे से करना जो कि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, आफ्टर देन आपको सर्टिफिकेट क्या क्या देने हैं? तो पहले आपको एसएसएलसी 10th का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट देना है। ठीक है, उसके बाद 12th का सेम आपका स्टैंडर्ड या फिर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या मार्कलिस्ट देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेड, मतलब 12th की जो स्कूलिंग हुई है आपकी, वहाँ का ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कंडक्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ कम्युनल रिजर्वेशन, कि मान लो कोई भी रिजर्वेशन लग रहा है आपका तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। स्पेशल रिजर्वेशन अगर मान लो आपका लग रहा है, आप डीएससी, एनआरआई, इन सब कैटेगरी का रिजर्वेशन है आपका, तो आपको वो अपलोड करना पड़ेगा। एंड प्रूफ ऑफ केरलाइट स्टेटस, राइट, इतना हमें समझ में आ रहा है। ऑलराइट, सो अब मान लो कि आप किसी कम्युनल रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, उसके लिए कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं? अगर मान लो आप केरला शेड्यूल कास्ट के हो, ठीक है, या फिर शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हो, कैंडिडेट शुड अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ ए वैलिड या ओरिजिनल कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय तहसीलदार। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था एक वीडियो में, बट ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन है, तो आप देखो। आफ्टर देन अगर मान लो आप एससी बीसी कैंडिडेट आते हो तो उन्हें क्या, या फिर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ो कि ईटीबी, मुस्लिम, एमएसएम, राइट, लैटिन, कैथोलिक, ये सब आपका जो भी कैटेगरी है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी, राइट, उस केस में आपको अपनी कम्युनिटी कैटेगरी का क्लियरली स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, अगर मान लो आप ओबीएच कैंडिडेट हो, ठीक है, एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, तो आपको उस केस में वो वाला आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। अगर आप मान लो एप्लीकेंट हो जनरल कैटेगरी के, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए क्लेम कर रहे हो, राइट, ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हो, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, अदर सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है, तो वो भी आपको अपलोड करना है। अगर मान लो आप केरला के बच्चे हो, ठीक है, तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, राइट। तो अब ये है कि कौन से बच्चे केरलाइट कहलाएंगे।
तो वैसे बच्चे, ठीक है, जिनके फादर या मदर बॉर्न हुए हो केरला में, वो बच्चे केरलाइट कहलाएंगे, ठीक है। या फिर वो एटलीस्ट 5 ईयर्स रेसिडेंट हुए हो केरला के, ठीक है, एंड लास्ट 12 ईयर्स में, तो वो आपके केरलाइट कहलाएंगे। आफ्टर देन वो उनकी हायर स्कूलिंग हुई हो, मतलब एटलीस्ट 8 to 12 जो हुई हो वो आपका केरला के इंस्टीट्यूशन से हुई हो, तो वो केरलाइट बच्चे कहलाएंगे, राइट। उसके बाद है कि अगर मान लो चिल्ड्रन, आप ऐसे बच्चे हो जिनके पापा मम्मी AIS ऑफिसर हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको केरलाइट सर्कल डीम टू बी केरलाइट, राइट। तो ये हो गया, बट दे विल बी नॉट बी एलिजिबल कम्युनल रिजर्वेशन, ओके। तो उस केस में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन कम्युनल रिजर्वेशन के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब सवाल है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे केरलाइट स्टेटस क्लेम करने के लिए, ठीक है। तो मान लो पहला क्या है आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। और दूसरा है आपका कि आपकी स्कूलिंग जो है वो 8 से 12 तक की वहीं से हुई हो, स्कूल का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको देना पड़ेगा। वो कहाँ से लोगे, तो हेड ऑफ स्कूल आपको दे सकता है, ठीक है। उसके बाद है रिलेवेंट पेज ऑफ SSLC कैंडिडेट फादर, ये सब आपके पास ऑलरेडी होगा, बस आप यहाँ पे देख लो कि हमें सर्टिफिकेट कौन कौन से देने हैं, राइट। अगर मान लो NRI बच्चे हो तो उनके लिए भी आपका NRI का सर्टिफिकेट लगेगा आपका। तो वही है कि देखो NRI कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है एनेक्चर 1 में वो आप देख सकते हो उसकी वेबसाइट पे, तो उसको आपको देना पड़ेगा फिल करके, ठीक है। फॉर NRI सीट कैंडिडेट शुड हैव अप्लाइड फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, others will not be considered for admission under NRI seat, ठीक है। however they can participate in NRI for admission if seats are available, okay। तो देखो वैसे बच्चे जो NRI मतलब बाकी बच्चे नहीं दे सकते NRI सीट के लिए, लेकिन अगर मान लो स्पॉट में खाली रहता है सीट, ठीक है, तो उस केस में वो NRI की सीट पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सीट्स रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर्स इन गल्फ कंट्रीज, राइट। वो भी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पहला सर्टिफिकेट आपका क्या है कि सर्टिफिकेट या +2 एग्जामिनेशन ऑफ 10th सर्टिफिकेट ये अपलोड करना होगा। दूसरा है कि एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, कि मान लो आपके फादर मदर किसी का गवर्नमेंट एजेंसी या MBC में कोई जॉब है, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, राइट। या फिर कॉपी ऑफ वर्क परमिट, अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ बैंक इन गल्फ कंट्री, राइट, ये सब आपको, या फिर वीज़ा, लास्ट अटेंडेड गवर्नमेंट एजेंसी, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, या फिर एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कैंडिडेट एंड द पेरेंट्स, राइट। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और अगर मान लो कि आउटसाइड केरला है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, कंडक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ऑलराइट। देखो पहला नोट क्या कहता है कि अगर मान लो कैंडिडेट आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने में कुछ मान लो गलती हो गई आपसे, या फिर आप किसी कारणवश आप अपलोड नहीं कर पाए, उस केस में आपकी एडमिशन जो है कैंसिल कर दी जाएगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिवर्सिटी आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा इस बात की, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है कि एडमिशन विल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट बाय कंसर्न्ड स्कूल डिपार्टमेंट बिफोर स्पेसिफाइड डेट दैट विल बी पब्लिश लेटर, राइट। अब सवाल है कि ठीक है भैया इतना कुछ समझ में आया, बट फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस कोर्स का, राइट। तो देखो अगर आप स्टेट मेरिट कैंडिडेट हो तो उस केस में आपको 1,49,430 रुपीज़ लगेगा पर सेमेस्टर, ठीक है, लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर ही लगता है इसमें, ठीक है। ऑल इंडिया मेरिट कैंडिडेट के लिए आपका इतना लग जाता है, राइट। NRI बच्चों के लिए इतना लगता है, एंड $5,000 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। और ये $5,000 जो है आपका वो अप्रॉक्स 3,66,000 होता है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया हमारा जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। अगर हम SC ST बच्चे हैं तो उस केस में क्या है 12,845 ही लगेगा, या तो आप स्टेट मेरिट हो या फिर ऑल इंडिया मेरिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 12,845 ही लगेगा, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू इसके, राइट, बहुत कम है। उसके बाद NRI सीट्स में तो उसमें कोई चेंज नहीं है, उतना ही लगेगा आपका, ठीक है। NRI बच्चों के लिए कोई कोटा वोटा कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो इतना समझ में हमें आ गया। तो उसके बाद है कि कैंडिडेट नीड टू पे द एडिशनल फी टू ऑफ PTA या डिपार्टमेंट डेवलपमेंट फंड इफ एप्लीकेबल, ठीक है, और मैट्रिकुलेशन फी इट इज डायरेक्टली टू डिपार्टमेंट स्कूल फॉर द इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट स्कूल, ऑलराइट। तो इतना समझ में हमें आ गया। तो वही है, आप देखो
सारा कुछ। और अगर मान लो आप इंटरेस्टेड हो मरीन इंजीनियरिंग के ऊपर तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन करे हैं, और आगे यार हम और भी वीडियोस लाएंगे इस तरह के। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत सही सही वीडियोस हम आगे लाने वाले हैं, ठीक है, बहुत सही, जो कि आपकी लाइफ को, आपके कॉलेज लाइफ को एकदम से मतलब बदल के रख देगी, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, एंड आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।